नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है, टॉपिक होने वाला है, वो है समकालीन विश्व राजनीति। और समकालीन विश्व राजनीति जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसका प्रथम चैप्टर है, वो हम आज करने वाले हैं। इस चैप्टर को जो कि एनसीईआरटी सिलेबस का होगा ही, तो आरबीएसई बोर्ड के साथ साथ जहाँ भी एनसीईआरटी सिलेबस चलता है, अधिकांश राज्यों में अभी एनसीईआरटी सिलेबस ही चल रहा है। तो एनसीईआरटी सिलेबस का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम होगा अपना, वो होगा द्विध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुव बने कैसे, दो ध्रुवीयता का अंत यानी दो ध्रुवों का अंत हुआ कैसे, ये समझने से पहले कारण कौन से थे इसके अंत होने के पीछे कि एक ध्रुव का अंत हो गया, फिर एक ही ध्रुव बचा। तो द्विध्रुवीयता का अंत को समझने से पहले, कारण को समझने से पहले हम इसके जो पीछे की भूमि है, जो इतिहास है, उसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे तो वो बहुत ही सरल हो जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई करें, पेड़ लगाएं, धरती को हरा भरा बनाएं और मस्त रहें। बारिश का मौसम है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं पालें, क्योंकि टेंशन से नुकसान ही होंगे, फायदे नहीं होंगे। तो हम अभी से पढ़कर 95 बनाने का प्रयास करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको पढ़ाई में आनंद आएगा, पढ़ाई में मज़ा आने लग जाएगा। और जब पढ़ाई में मज़ा आने लग जाता है तो पढ़ाई सरल हो जाती है, कठिन लगती ही नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को सरल कर लेंगे, फिर कॉन्सेप्ट सरल हो जाएगा, अपने भाषा में हम सरल कर लेंगे उसको। फिर कॉन्सेप्ट सरल करने के बाद उसको कोरिलेट करेंगे, यानी जो अन्य घटनाएं हैं उनसे उनका संबंध बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब, इसको एक फिल्मी कहानी के रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रोचक तरीके से पढ़ना हो तो वो फिल्मों की तरह लगता है। तो रोचक तरीके से हम इसको पढ़ेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विध्रुवीयता का अंत है, इसका अर्थ क्या है। तो द्विध्रुवीयता का अंत है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया था। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, तो दूसरे ध्रुव का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ। ये स्थिति विश्व में 1945 से 1990 तक बनी रही, यानी लगभग 45 वर्ष तक ये स्थिति विश्व में बनी रहती है कि पूरा जो विश्व है वो दो ध्रुवों में बटा रहता है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और दो ध्रुवों में से एक जो ध्रुव है उसका अंत हो जाता है, यानी वो टूट जाता है। अंत होना मतलब टूट जाना या उसकी विचारधारा का कमज़ोर पड़ जाना, और एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है अमेरिका। और इसी परिघटना को कहते हैं द्विध्रुवीयता का अंत। अब हम इस मानचित्र के माध्यम से इसको और भी सरल और सहज बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, ये आप देख पा रहे हैं विश्व के मानचित्र, और विश्व के मानचित्र में ये उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका को, अब जो उत्तरी अमेरिका का जो एक ध्रुव था वो था यूएसए और इसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। अब ये जो यूरोपीय कंट्रियां हैं, इनको लेकर इनके बीच तनाव था, और ये जो दूसरा ध्रुव बना हुआ था सेकंड वर्ल्ड, इसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, इसको कहा गया सेकंड वर्ल्ड, जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। अब दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, दोनों के बीच विचारों का युद्ध था। दोनों ने अपने अपने सैनिक गुट बना लिए, जैसे अमेरिका ने बनाया नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, सीटो और सेंटो, 3 सैनिक गुट बनाए अमेरिका ने। सोवियत संघ ने बनाया एक गुट, वारसा। कौन सा बनाया? वारसा। अब दोनों के सैनिक संगठन थे। मेन जो मुद्दा था इनका वो था, ये दोनों देश दूसरे विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों के रूप में ध्रुवीय जो राष्ट्र थे, ध्रुवीय राष्ट्र जिनको बोलते हैं, इटली, जर्मनी,
जैसे देश थे उनके विरुद्ध लड़ रहे थे। दोनों, कहने का मतलब दोनों एक थे। लेकिन जैसे जैसे सेकेंड विश्व युद्ध है वो ख़त्म होता गया और इनके बीच तनाव बढ़ता चला गया और शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब ये जो शीत युद्ध था, ये जो यूरोपीय कंट्रियां हैं, इनमें सोवियत संघ अपनी समाजवादी विचारधारा, साम्यवाद मतलब एक पार्टी का शासन, समाजवाद मतलब उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन हैं उन पर समाज का नियंत्रण हो। इधर अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जनता के अधिकारों की बात हो, व्यक्ति की बात हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो। उदारवाद का मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता। पूंजीवाद का मतलब मार्केट में व्यक्ति को इतना स्वतंत्र छोड़ दो कि राज्य बाजार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे। अब अमेरिका अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास कर रहा था और समाज में ये मैसेज दे रहा था कि मेरी विचारधारा बेस्ट है सोवियत संघ की विचारधारा से। सोवियत संघ अपनी बात मनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा था कि मेरी विचारधारा यानी समाजवाद और साम्यवाद सबसे बेहतर है। मैं समाज को समानता देता हूँ, मैं उत्पादन और वितरण पे समाज का नियंत्रण स्थापित करता हूँ। अब दोनों अपनी अपनी विचारधारा को लेकर ये जो यूरोपीय कंट्रियाँ थी ये अमेरिका के पक्ष में थी। अब यहाँ जर्मनी को, यूरोपीय देशों में जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया। एक जर्मनी की दीवार का आपने नाम सुना होगा, बर्लिन की दीवार। जर्मनी को दो भागों में बांट दिया और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के नियंत्रण में, तो पूर्वी जर्मनी थी ये जो हिस्सा था ये सोवियत संघ के नियंत्रण में था। बर्लिन की दीवार खींचने से तनाव और अधिक बढ़ता चला गया और दोनों ध्रुवों के बीच जो आपसी तनाव था, प्रतिस्पर्धा थी, हथियारों की होड़ थी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट जैसी घटना होती है और विश्व को ये लगने लगता है कि अब तीसरा विश्व युद्ध किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ऐसी परिघटना होती है कि तीसरा विश्व युद्ध रोक दिया जाता है। दोनों देश अपनी अपनी स्थिति में पुनः चले जाते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट है वो टल जाता है, लेकिन जो हथियार बना रहे थे बड़े स्तर पर, हथियारों की होड़ थी, प्रतिस्पर्धा थी, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने कब्जे में लेने की जो होड़ थी, उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, फिर दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, क्योंकि 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध, 1939 से 45 के बीच दूसरा विश्व युद्ध, लगातार विश्व युद्ध लड़े जा रहे थे। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा आणविक हथियार बनाने की होड़ चल रही थी, उसके कारण पर्यावरण प्रदूषण भी अब महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका था। तो इसलिए इस टॉपिक में प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपसे अपील की है, बारिश का मौसम है, पेड़ लगाएं, पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, मस्त रहें। तो मुझे उम्मीद है ये जो अपना इसकी शीत युद्ध का जो ये परिघटना थी, जो द्विध्रुवता के अंत से पहले की जो परिघटना थी, ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई कि किस प्रकार से दो ध्रुव में बटा हुआ था। अब 1991 को ये जो ध्रुव है ये कमज़ोर पड़ जाता है और 15 अलग अलग देशों में बट जाता है। इसी को हम पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि ये दूसरा ध्रुव कमज़ोर पड़ा और दूसरा ध्रुव का अंत हुआ 1991 को। किस तारीख को? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और उसी से आपको डेट याद हो जाएगी। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसको कोरिलेट कर दिया, तो धीरे धीरे हम इसको समझ लेंगे। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इतिहासकारों की राय है कि साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होना वो मोड़ था, यानी दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ जहाँ से शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध के दिनों में रूस और सोवियत संघ एक दूसरे के सहयोगी थे, ऐसा मैंने आपको समझा दिया है। और नाजी जर्मनी था वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। लेकिन हकीकत ये थी कि विश्व युद्ध खत्म होने के बाद नाजी जर्मनी का वजूद था वो तो मिट चुका था, लेकिन इस युद्ध ने यूरोप को बांट दिया था।
और दोनों देश दुनिया के दो सबसे खतरनाक दबंग देशों की तरह उभर कर सामने आए थे, एक सोवियत संघ और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दोनों देश दुनिया को अपने अपने तरीके से चलाना चाहते थे, एक साम्यवादी समाजवादी तरीके से, तो एक उदारवादी पूंजीवाद और लोकतंत्र के तरीके से। वो भी मैंने समझा दिया। इस बात को लेकर मतभेद था कि यूरोप को कैसे बांटा जाए। इस वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी का दौर शुरू हुआ, क्योंकि दोनों ही देश दुनिया को अपना दबदबा दिखाना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। हथियारों की होड़ थी एक दूसरे से। 1945 में अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर भी दिया था। लेकिन सोवियत संघ की भी कहाँ, क्योंकि गलती सोवियत संघ की भी नहीं थी। सोवियत संघ ने 1949 में बनाया, 48-49 में बनाया, तो अब सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया। अब ये परमाणु शक्ति संपन्न देश एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे, अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने लगे। तो विचारों का युद्ध था, एक पूंजीवाद और एक साम्यवाद। और बर्लिन की जो दीवार खींची गई वो थी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच की दीवार। अब हम समझेंगे इस चैप्टर को। बर्लिन की दीवार क्या थी? पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, जिससे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया और पश्चिमी जर्मनी को, जो कि पूर्वी जर्मनी से अलग था, उसको एक कर दिया। और 1961 में ये दीवार बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1961 में। तो बनी कब और तोड़ी कब? अब ये इसमें कितनी साल का अंतर था आप निकाल सकते हैं। जब इस प्रकार से आप सीखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सोवियत संघ के विघटन के कारण कौन से थे? तो विघटन के कारण समझने से पहले मैंने आपको बता दिया कि कौन सा जो ग्रुप था, कौन सा ध्रुव था, वो कमज़ोर पड़ गया था और अलग विभाजित हो गया था। तो उसके कारण क्या थे, विभाजित हुआ कैसे? तो उससे पहले हम सोवियत प्रणाली को समझ लेते हैं कि ऐसा क्या था इसमें। तो ये समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 में बना था, रूसी क्रांति के बाद। लेनिन ने रूसी क्रांति की थी, उसके बाद ये अस्तित्व में आया था। तो ये इसको चलाने वाली जो पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत गणराज्य की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी, प्लानिंग सिस्टम था, पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में थी। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के प्रभाव में थे और इन सभी देशों की राजनीतिक और जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली में ही ढाला गया था। यानी समाजवादी प्रणाली से इन देशों को चलाया जा रहा था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश अथवा दूसरी दुनिया कहा गया। और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आता है। 15 छोटे बड़े जो देश हैं उनका एक संगठन हुआ करता था। और साम्यवादी शासन प्रणाली यानी एक पार्टी का शासन, जो कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आता है, वो उस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कारण सत्तावादी थी। कौन सी तरीका था इसका? सत्तावादी। नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया सत्तावादी व्यवस्था होने के कारण, और ये व्यवस्था 1991 तक आते आते ध्वस्त हो गई। अब हम इसके कारण, विघटन के कारण देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण जो था वो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन बने थे? मिखाइल गोर्बाचोव। 1980 के दशक में यानी 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए गए। कुछ प्रमुख नीतियां इनके द्वारा रखी गई, एक तो ग्लासनोस्त और एक पेरेस्ताइका, जिसका मतलब ये होता है कि पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक यानी अमेरिकी जो देश हैं उनके साथ हम तनाव के बजाय जो रिश्ते हैं वो कैसे बनाएंगे? सामान्य। और एक हम लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी लोगों को उदारवाद और खुलापन देंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को भी खोलेंगे, क्योंकि ये राज्य के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था थी। तो अर्थव्यवस्था को थोड़ा उदारवादी बनाया गया, लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार देने का फैसला किया गया, देने का सुधार करने का फैसला किया गया। इन्हीं फैसलों का व्यापक प्रभाव पड़ा जिसका अनुमान किसी को नहीं था। मतलब इस प्रकार के प्रभाव पड़ जाएंगे ऐसा अनुमान तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को नहीं था। पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों के नियंत्रण का विरोध किया, जिससे पूर्ण रूप से साम्यवादी सरकार गिरनी शुरू हो गई।
1989 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ हस्तक्षेप कर देता है और इससे भी सोवियत संघ की जो व्यवस्था होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। 1989 में सोवियत संघ द्वारा घोषणा की गई वार्सा समझौते के सदस्य देश अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये जो सोवियत संघ का जो एक सैनिक संगठन था वार्सा, उसके जो जितने भी देश सदस्य थे उनको फ्री कर दिया गया कि आप अपना भविष्य तय कर सकते हैं। अब क्या था कि सोवियत संघ की जो संसद थी उसका क्या नाम था, ड्यूमा, और ड्यूमा के चुनाव बहुदलीय व्यवस्था से शुरू कर दिए क्योंकि एक दलीय सिस्टम साम्यवाद था। अब साम्यवादी एकल पार्टी सिस्टम को बहुदलीय मल्टीपल जो पार्टी सिस्टम होता उसमें बदल दिया गया। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्षों से पुराना जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। अंडरलाइन कर लें आप कि कब कौन सा देश था, लिथुआनिया, एल से याद कर लें। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1991 में यूगोस्लाविया के जो प्रांत थे वो भी अलग अलग टूट गए। बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवानिया, क्रोएशिया ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बोरिस एल्सन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। कौन बनाए गए रूस के प्रथम राष्ट्रपति? बोरिस एल्सिन। अंत में दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन, जो अब वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है और कई महीनों से युद्ध जारी है, वो उन्होंने भी 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी। संघ के संधि को समाप्त करने का फैसला किया। अगर आप चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो तनाव है उसको भी समझें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। संघ की संधि की समाप्ति करने का फैसला किया गया। सोवियत संघ के बीच जो सदस्य देश थे 15, उनके बीच जो संधि हुई थी किसी समय 1920-22 के बीच, उसको भी समाप्त करने का फैसला किया गया। सोवियत खेमे में अंततः सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया और पूर्वी जर्मनी ये सब अलग अलग हो गए। अमेरिकी खेमे के देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, इटली और फ्रांस थे। तो सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण रहा वो क्या था? सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक जो संस्थाएं थी वो अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो चुकी थी और जो लोगों ने आकांक्षाएं पाली थी कि अब लोकतांत्रिक तरीके से सिस्टम चलेगा, अब उदारवादी कुछ व्यवस्थाएं होंगी, उनको जैसा समझा था वैसा उनके परिणाम थे वो नहीं आए, यानी लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो सके। सन 1991 में बोरिस एल्सन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, कौन कौन से? रूस, यूक्रेन और जो बेलारूस है, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। किस वर्ष? 1991 को। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे वो क्या हुए? अब सोवियत संघ बिखर गया 15 गणराज्यों में, उसके परिणाम क्या निकले? तो सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा परिणाम तो शीत युद्ध की समाप्ति निकला। शीत युद्ध समाप्त हो गया क्योंकि इन दोनों ध्रुवों के बीच ही तनाव था। एक ध्रुव कमजोर पड़ने से शीत युद्ध अपने आप कमजोर पड़ गया। विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में अमेरिका उभर कर आया क्योंकि अमेरिका को लगा कि अब उदारवाद, पूंजीवाद और जो लोकतंत्र है वो विजय हो चुका है। शोक थेरेपी क्या थी? तो शोक थेरेपी एक आघात पहुंचाकर उपचार करने वाली आर्थिक प्रणाली थी, आर्थिक मॉडल था। कहने का मतलब देशों के विकास के लिए एक आर्थिक मॉडल अपनाया गया जिसको नाम दिया गया शोक थेरेपी, क्योंकि इसके रिजल्ट ही चौंकाने वाले थे। साम्यवाद के पतन के पश्चात सोवियत गणराज्य इन सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था में लोकतंत्र के पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टमय संक्रमण को शोक थेरेपी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो समाजवादी व्यवस्था वाले जो देश थे कभी सोवियत संघ के अंडर में थे, वो देश जब अलग हुए तो उनके लिए लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया गया। कौन सी व्यवस्था? लोकतंत्र और पूंजीवादी, जो अमेरिकी सिस्टम है उस तरीके की व्यवस्था इनमें अपनाई गई। लेकिन ये जो देश थे इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए इसको नाम दिया गया शोक थेरेपी। रूस, मध्य एशियाई गणराज्य, पूर्व यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर रुख कर एक विशेष मॉडल को अपनाया गया और ये शोक थेरेपी था। ये एक आर्थिक मॉडल था। इसको चला रहे थे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं और विभिन्न देशों के मुख्य जो सलाहकार थे। कई नई देशों का उदय भी सोवियत संघ के अंत का एक अर्थ। इसमें कुछ देश जैसे कि बाल्टिक और पूर्ण रूप से
जो देश थे वो यूरोपीय संघ से भी जुड़ते चले गए और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में ये शामिल होना चाहते थे। नाटो के सदस्य भी बनते चले गए धीरे धीरे, फिर ये लास्ट में नाटो के सदस्य बन जाते हैं। शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले? अब जो ये आर्थिक मॉडल अपनाया गया लोकतांत्रिक उदारवादी व्यवस्था वाला, ये 1901 ये अपनाया गया 1990 में। और जनता के जो उपभोग की जो व्यवस्था थी आनंद लोक वाली, जिसकी कल्पना की थी, वैसा नहीं रहा है। और जिसका कहने का मतलब जनता ने सपना देखा था, आकांक्षाएं पाली थी, वैसा सिस्टम अपने रिजल्ट नहीं दे पाया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इन देशों की तहस नहस हो चुकी थी और बर्बादी की मार झेल रही थी। रूस के सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवन का आधार बना उनका खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, धातु जैसे जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात किया गया। रूसी मुद्रा थी जो रूबल, उसमें गिरावट आई। खाद्यान्न सुरक्षा भी समाप्त हो गई। समाज कल्याण की समाजवादी व्यवस्था थी वो नष्ट हो गई। आर्थिक असमानताओं का जन्म, न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो सकी। गोर्बाचोव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के प्रमुख कारण क्या थे? सुधार की व्यवस्था क्यों अपनाई गई गोर्बाचोव द्वारा? तो सोवियत संघ में धीरे धीरे नौकरशाही का प्रभाव था वो बढ़ता जा रहा था। संपूर्ण व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती जा रही थी। तो सत्तावादी व्यवस्था को लोकतंत्र की ओर ले जाना सही समझा। जीवन, क्योंकि जनता का जीवन था वो नौकरशाही की वजह से कठिन होता जा रहा था और लोगों को लोकतांत्रिक विचारों से भी मोह होने लग गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को नहीं थी। तो सोवियत संघ के अधिकांश संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता गोर्बाचोव को लगी कि अब सुधार की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ के में यानी ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने में ज़्यादातर जो निवेश था वो हथियारों में किया। तो उसके कारण भी अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ गई थी। और जो प्रौद्योगिकी थी, तकनीकी के क्षेत्र में ये देश, सोवियत संघ वाले जो देश थे वो यूरोपीय कंट्रियों के बजाय पीछे थे। तो लोगों को जैसे ही आज़ादी मिलनी शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि हम तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध थे वो कैसे थे? तो बहुआयामी संबंध थे। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा साझेदार रहा। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की जब कमी थी तब भी सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। 1971 के युद्ध में भी भारत का साथ दिया गया और कई जो विशाखापट्टनम में इस्पात, भिलाई संयंत्र जैसे कारखाने लगाने में भी भारत का सहयोग किया गया। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक अपनी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ अदर कंपटीशनों की तैयारी के लिए भी रामबाण साबित होगा आपके लिए। तो आपको अगर समझ में अच्छी तरीके से आ गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए।